जय हिंद। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज में ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, इनके रिगार्डिंग हर साल कई सारे रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 के बारे में। ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है, और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, इसके तहत हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का। इजी और सिंपल सी बातचीत है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है, और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको WMO पब्लिश करता है। ये जो 2025 की रिपोर्ट है, इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं? एक तो 2015 से लेके 2025 के बीच में वार्मेस्ट डेकेड देखने को मिला ऑन रिकॉर्ड। 2015 से लेके 2025 के बीच में वार्मेस्ट डेकेड देखने को मिला ऑन रिकॉर्ड। दूसरा, 2025 जो है वो सेकंड या फिर थर्ड हॉटेस्ट ईयर रहा। 2025 जो है वो सेकंड या फिर थर्ड हॉटेस्ट ईयर रहा। बेसिकली जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है, वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.43 डिग्री सेल्सियस ऊपर अबव देखने को मिला इन 2025। तीसरा, 2015 से लेकर 2025 के बीच में हॉटेस्ट 11 ईयर्स देखने को मिले ऑन रिकॉर्ड। 2015 से लेके 2025 के बीच में हॉटेस्ट 11 ईयर्स देखने को मिले ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा हाईएस्ट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला इन 2024 इन लास्ट 2 मिलियन ईयर्स। पिछले 2 मिलियन ईयर्स में 2024 में हाईएस्ट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला। जो ओशन हीट कंटेंट है, वो भी अपने रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिला इन 2025। ये जो ओशन हीट कंटेंट है, ये भी अपने रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिला इन 2025। जो अर्थ का एनर्जी इम्बैलेंस है, वो भी अपने 65 ईयर के पीक पे दिखाई दिया, और ये अपने आप में सिग्निफिकेंट बात है। अर्थ का जो एनर्जी इम्बैलेंस है, वो भी अपने 65 ईयर के पीक पे दिखाई दिया, और इसकी वजह से जो ओशन हीट कंटेंट है, उसमें भी रिकॉर्ड हाई देखने को मिला। जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है, वो भी एक्सीलरेट होती हुई दिखाई दी, और जो सी आइस का डिक्लाइन है, उसमें भी एक्सीलरेशन देखने को मिला। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर हमने एक्यूरेट मेजर्स नहीं लिए तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी देखने को मिलेगी। ये जो रिपोर्ट है, इसके और क्या की फाइंडिंग्स हैं? अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस, EEI, इसको सबसे पहली बार की क्लाइमेट इंडिकेटर के तौर पे ऐड किया गया। सवाल आता है, अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ रेडिएट्स बैक इनटू द स्पेस, उसका जो डिफरेंस होता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको EEI बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, जितना एनर्जी अर्थ सन से रिसीव करती है और जितना एनर्जी अर्थ रेडिएट बैक करती है इनटू स्पेस, इनका जो डिफरेंस होता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस बुलाया जाता है। और अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर पॉजिटिव EEI है, तो इसका मतलब क्या है? कि अर्थ जो है वो एनर्जी को गेन कर रही है, अर्थ जो है वो हीट हो रही है। और अगर नेगेटिव EEI देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? अर्थ जो है वो एनर्जी को लूज कर रही है, अर्थ जो है वो कूल हो रही है। आज की डेट में आमतौर पे क्या देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव EEI देखने को मिल रहा है। और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? नियरली हाफ ऑफ द ग्लोब, लगभग 48%, नियरली हाफ ऑफ द ग्लोब एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट वार्मर देन एवरेज टेम्परेचर्स इन 2025। सिचुएशन ये है कि ये जो टेम्परेचर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। इनफैक्ट 2025 में रिकॉर्ड हाई ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस देखने को मिले और राइजिंग
ओशन सी कंटेंट देखने को मिला। ओशन सरफेस का जो पीएच है वो भी डिक्लाइन होता जा रहा है। और डिक्लाइन क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो ओशंस हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओशन सरफेस का पीएच डिक्लाइन होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और ओशन एसिडिफिकेशन के क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। क्रायोस्फीयर में डिके देखने को मिल रहा है, जो आइस है वो हायर रेट पे मेल्ट हो रही है। ये जो आर्कटिक सी आइस है इसका जो एक्सटेंट है वो लोवेस्ट देखने को मिला इस स्टडी में। और जो अंटार्कटिका सी आइस है उसका एक्सटेंट थर्ड लोवेस्ट देखने को मिला। एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, हैवी रेनफॉल्स देखने को मिल रही हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं इनकी वजह से सीवियर इकोनॉमिक और सोशल डिसरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, विच मीन्स कि सिचुएशन बेहद खराब है। हमें एक्टिवली ये जो अपने एमिशंस हैं, ये जो अपना क्लाइमेट है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एमिशंस को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, डिक्लाइन करने की ज़रूरत है। देखो और बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मोटा मोटा हमने पूरा देख लिया कि सिचुएशन कितनी खराब है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई करो, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके भी। अच्छा, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 क्या कहती है? होपफुली आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन कितनी खराब है एनवायरनमेंट को अगर ध्यान में रखें तो। अब बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, इट गिव्स होप। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। और जैसे जैसे सोलर की ग्रोथ देखने को मिल रही है, विंड की ग्रोथ देखने को मिल रही है, हाइड्रो पावर कैपेसिटी की ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैसे वैसे ये जो उम्मीद है कि हम एनवायरनमेंट को बेहतर कर पाएंगे, ये जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, ये भी बढ़ती जा रही है। सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी जो है उसमें पर्टिकुलरली पिछले कुछ सालों में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। और ये रैपिड ग्रोथ क्यों देखने को मिली है? बिकॉज एक तो ओवरऑल कॉस्ट जो है उसमें रिडक्शन आ गया है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आ गया है। इंडिया में भी ये जो सोलर एनर्जी है इसका रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। विंड की अगर बात करें तो विंड कैपेसिटी में भी सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। ऑनशोर और ऑफशोर दोनों में ही कैपेसिटी में ग्रोथ देखने को मिली है। हाइड्रो पावर की अगर बात करें, हाइड्रो पावर जो है वो पहले से मैच्योर टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाइड्रो पावर का लिमिटेड एक्सपेंशन है। बिकॉज ये जो हाइड्रो पावर है इसके लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और डैम्स का अपने आप में कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। अगर आपने 9th-10th की ज्योग्राफी की NCERT पढ़ी हुई है तो वहाँ पे बड़े तरीके से बात की गई है कि ये जो डैम कंस्ट्रक्शन है, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके क्या क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए नई नई पॉलिसीज लेकर आ रही हैं और नए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रही हैं। जैसे फीड इन टैरिफ्स देखने को मिल रहे हैं। फीड इन टैरिफ्स का मतलब क्या होता है? ए गारंटीड प्राइस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करोगे उसकी एक गारंटीड प्राइस आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसको क्या बुलाया जाता है? उसको फीड इन टैरिफ्स बुलाया जाता है। अब सोचो, गारंटीड प्राइस अगर मिल रही है तो लोग जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस बातें होंगे। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स हैं इनके तहत एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल से आनी ही आनी चाहिए। तो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी पुश किया जा रहा है। टैक्स क्रेडिट्स एंड सब्सिडीज दी जा रही हैं। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए टैक्स क्रेडिट्स एंड सब्सिडीज दी जा रही हैं। हमारी कंट्री में भी अगर आप अपने घर पे भी
सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हो तो उसके लिए सब्सिडीज दी जाती हैं। कार्बन प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, और कार्बन प्राइसिंग अगर इंट्रोड्यूस की जा रही है तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स अगर एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? लोग जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखो ये जो सारे टर्म्स हैं इनको हमने वेरियस जगहों पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन प्राइसिंग क्या है, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं या जितने भी कार्बन प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स हैं इनको डिसइंटेंसिफाई करने के लिए जो टैक्सेस एक तरीके से लगाए जाते हैं वो कार्बन प्राइसिंग है। फीड इन टैरिफ्स क्या है इनके बारे में पढ़ा हुआ है। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स क्या है इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कुछ केस स्टडीज की अगर बात करें तो डेनमार्क जो है वो पायनियर है विंड एनर्जी में, खासकर ऑफशोर विंड में, जो ओशियंस के अंदर, लेक्स के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर ऑफशोर विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें पायनियर है डेनमार्क, बड़ा खूबसूरत काम कर रहा है। जर्मनी जो है वो लीडर है सोलर पीवी डेवलपमेंट में। सोलर पीवी डेवलपमेंट में लीड कौन कर रहा है? जर्मनी लीड कर रहा है। कोस्टा रिका की अगर बात करें तो कोस्टा रिका जो है वो हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है रिन्यूएबल सोर्सेस से। और इंडिया की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में पिछले कुछ सालों में बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला है सोलर पावर में और विंड पावर में, और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के जो टारगेट्स हैं वो बड़े एम्बिशियस हैं। हमारा एम क्या है? 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है बाय 2030। तो इंडिया में भी सिग्निफिकेंट कामकाज किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। देखो बेसिक सेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि डिफिकल्ट हो, जो कि रटने वाला हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आंसर में कोट करते हो, यही छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं प्रीलिम्स के जो ऑप्शंस होते हैं उनको डिडक्ट करने में, किसको हटाना है किसको रखना है, उस पूरे में ये सब कुछ काम आता है। तो एक बार की मेहनत है, करते रहना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।